सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये आपकी यूनिट फर्स्ट है जो आप पढ़ रहे थे, शैक्षणिक अध्ययन, जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बात करने वाले हैं पंचकोशों का विवरण, और हम आपको बताएंगे प्रमा क्या होता है, अपरमा क्या होता है, ठीक है, और अदर टॉपिक्स हम बताने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट जो है पूरी क्लास जो है देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जान सकते हैं कि पंचकोश क्या होता है, इनके बारे में आप जानिएगा। तो ये पंचकोश क्या होता है, ये जो है हमारा शरीर होता है, ठीक है। पंचकोश पंच तत्वों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप सबसे पहले, यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ पे जानिएगा क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखिए, सूक्ष्म और स्थूल पांच तत्वों के बीच का अंतर भारतीय दर्शन में वर्णित है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानना है कि ये क्या होता है, सूक्ष्म और स्थूल तत्व। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे सूक्ष्म और स्थूल तत्व क्या होता है, इसके बाद हम बताएंगे पंचकोशों के बारे में, ठीक है, जिससे हमारा शरीर बना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सूक्ष्म और स्थूल पाँच तत्वों के बीच का अंतर भारतीय दर्शन में वर्णित है, यानी कि भारतीय दर्शन। स्थूल पाँच तत्व वे भौतिक तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्थूल पांच तत्व वे भौतिक तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना है। तो आप सभी स्टूडेंट समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। पांच तत्व पृथ्वी हो गई, मतलब मिट्टी, जल, ठीक है, यानी पानी, और अग्नि, आग, वायु, हवा, आकाश यानी ईथर। वही सूक्ष्म पांच तत्व वे हैं, यानी कि सूक्ष्म पांच तत्व क्या होते हैं, जो इन स्थूल तत्वों को संचालित करते हैं, जिनसे शब्द यानी जिनसे सुनना हो गया या शब्द कह सकते हो, स्पर्श महसूस करना, रूप देखना, रस, गंध शामिल होता है, जो सूक्ष्म इंद्रियों से जुड़े होते हैं, यानी कि सूक्ष्म इंद्रियों से जुड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त मन, बुद्धि और चित्त जैसे तत्वों को भी सूक्ष्म शरीर का हिस्सा माना जाता है। तो सबसे पहले आपको मेन पॉइंट्स याद रखना है कि सूक्ष्म क्या होता है, ठीक है। यहाँ स्थूल के पांच तत्व आपको पता होना चाहिए, जैसे पृथ्वी हो गई यानी मिट्टी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और या हवा कह सकते हो, और आकाश, इस प्रकार से। और इसके बाद आपको याद रखना है सूक्ष्म पांच तत्व क्या होते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म पांच तत्व आपको याद रखना है, शब्द हो गया यहाँ पे, यानी सुनना, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हो गए, ठीक है। जो आपका स्थूल तत्व पांच होते हैं उनको संचालित करता है, ठीक है, स्थूल तत्व को संचालित करते हैं ये आपके सूक्ष्म तत्व। तो सबसे पहले आपने पढ़ा स्थूल पांच तत्व, ठीक है, आपने पढ़ा स्थूल पांच तत्व, सॉरी यहाँ पे, और ये देख सकते हैं आपने स्थूल पांच तत्व और सूक्ष्म पांच तत्व आपने पढ़ा। और ये जो स्थूल पांच तत्व हैं इनको अभी हमने आपको बताया है कि जो है इनको संचालित करने, ये सूक्ष्म तत्व जो है संचालित करते हैं, ठीक है, स्थूल तत्वों को। तो यहाँ पे आपने देखा पृथ्वी, तो पृथ्वी यानी कि जैसे कि आपको बताया गया मिट्टी, तो इसमें हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, त्वचा, नाखून जैसे शरीर के ठोस हिस्से आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। जल हो गया, जल शरीर में मौजूद तरल पदार्थ जैसे खून, रस और एंजाइम। अग्नि शरीर में ऊर्जा, गर्मी, पाचन क्रिया। वायु श्वास, प्राणवायु के रूप में शरीर की गतिशीलता। आकाश खाली स्थान, सूक्ष्म ऊर्जा जो अन्य तत्वों को धारण करता है। ध्यान रखिएगा, अच्छे से इसको पढ़िएगा। इसके बाद शब्द सुनने की क्षमता जो आकाश तत्व से संबंधित है। स्पर्श महसूस करने की क्षमता, स्पर्श से आपको समझ में आ ही रहा होगा, जो वायु तत्व से संबंधित है, ठीक है, वायु तत्व से संबंधित है, महसूस करने की क्षमता। रूप देखने की क्षमता जो अग्नि तत्व से संबंधित है, रूप जो होता है देखने की क्षमता से संबंधित होता है। रस स्वाद लेने की क्षमता जो जल तत्व से संबंधित है। गंध क्या होता है, तो सूंघने की क्षमता जो पृथ्वी तत्व से संबंधित है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को इतना तो समझ में आया होगा कि ये सूक्ष्म तत्व क्या होता है, स्थूल तत्व क्या होता है, और ये पांच तत्व होते हैं, अदर भी होते हैं सूक्ष्म तत्व, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा अच्छे से, स्वर्ण, ज्ञान, इंद्रिय, शिक्षा होती है, पांच होती हैं, अदर भी होती हैं। और यहाँ पे आपने ये देखा, इसके अतिरिक्त ये मन, बुद्धि और चित्त जैसे तत्व को सूक्ष्म शरीर का हिस्सा माना जाता है, जो भी हमने आपको बताया, सूक्ष्म पांच तत्व के अंतर्गत जो है ये भी आते हैं, मन, बुद्धि, चित्त। इसके बाद आप देखिएगा, इसके अलावा मन, बुद्धि, चित्त जैसे तत्वों को भी सूक्ष्म शरीर का हिस्सा माना जाता है। ये तत्व जो हमारे शरीर और चेतना के अभौतिक पहलू, यानी कि भौतिक पहलू नहीं है, भौतिक पहलू मतलब वो हो जाते हैं, जैसे कि ये वाला है शरीर, जैसे हमारा शरीर भौतिक तत्व से मिलकर बना है, ठीक है, यानी कि पांच तत्व, स्थूल तत्व जैसे कहते हैं, यानी कि हड्डी मांस से मिलकर के बना है, ठीक है, और सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं, ये मिल करके जो है निर्माण करते हैं शरीर का। तो इतना आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा कि जो है हमारा शरीर किस प्रकार से बना है। तो हमारा शरीर जो है स्थूल के पांच तत्वों वे भौतिक तत्व है, यानी कि भौतिक तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है, यानी कि इनसे हमारा शरीर बना है, ठीक है, पांच तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना होता है। तो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, और इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एक आपका बाहरी हो जाएगा ये अन्नमय कोश, ठीक, अभी लिखा हुआ वही बता देते हैं जो नोट्स में है आपके, यहाँ से आप देखिएगा।
ये आपका हो गया अन्नमय कोश हो गया, ठीक है। और एक प्राणमय कोश हो गया, मनोमय कोश हो गया, विज्ञानमय कोश हो गया, आनंदमय कोश हो गया। तो यहाँ अन्नमय कोश जो हो गया आपका, ये भौतिक शरीर हो गया, ठीक है। तो ये भौतिक शरीर यानी कि जो हमारा शरीर जो हड्डी मांस से बना हुआ है, जो आप देख रहे हैं, या आप जैसे कि आप अपने दोस्त शरीर, जितने भी पर्सन हैं आप सभी का शरीर देख रहे हैं, वो बाहरी परत होती है, ठीक है। यानी कि बाहरी परत होती है जो आप देख सकते हैं जिसे, तो वो अन्नमय कोश हो गया, जो जिसे इसमें दिया हुआ है। जैसे कि ये हमको तो चित्र भी बनाना नहीं आता है, तो यहाँ पे जैसे कि आप दोस्त है, जैसे कि आप पर्सन व्यक्ति को देख रहे हैं, तो उसका ऊपरी ढांचा जो शरीर का हिस्सा होता है दिमाग से बना, वो आपका अन्नमय कोश हो जाता है। इसके बाद का जो होता है प्राणमय कोश, ठीक है। तो ये जो होता है मानसिक शरीर को जोड़ता है, जो आपका शरीर होता है वो मानसिक बुद्धि से जोड़ता है, यानी कि सूक्ष्म तत्वों से जुड़ा होता है, बना होता है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता है। तो यहाँ से भी देखिए आप समझ में आएगा। यहाँ से पढ़िए पंचकोश, यानी कि पंचकोश एक प्राचीन भारतीय अभी बता ही दिया। तो जो मानव व्यक्तित्व को 5 परतों या शरीरों में विभाजित करता है। तो ये जो 5 कोश होता है आपका, ठीक है, जो मानव व्यक्तित्व को 5 परतों या 5 शरीरों में विभाजित करता है। शरीरों में यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। अन्नमय कोश हो गया, यानी कि हमारा शरीर जो है 5 भागों में बना हुआ होता है, ठीक है, 5 परतों में बना है, ठीक है। जो आपको एक दिख रहा है शरीर, और एक जो है, और जो 4 भाग होते हैं वो आंतरिक भाग होते हैं शरीर के अंदर, ठीक है, जो आपको दिखाई नहीं पड़ते। तो अन्नमय कोश हो गया, भौतिक शरीर हो गया, जिसे आप देख सकते हैं हड्डी मांस से बना होता है। प्राणमय कोश यानी कि ऊर्जा शरीर, और मनोमय कोश मानसिक शरीर हो जाता है, यानी कि आपका एक मानसिक शरीर भी होता है। इस प्रकार से समझ सकते हो आप। जैसे कि यहाँ से देखिए, ठीक है, 5 परतों में या 5 शरीर में विभाजित होता है, 5 भागों में। तो एक आपका हो गया शरीर, ठीक है। यहाँ से देखिए भौतिक शरीर हो गया, जिसे आप देख रहे हैं, ठीक है, हड्डी मांस से शरीर बना हुआ सबको दिखाई पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद प्राणमय कोश हो गया, ऊर्जा शरीर, ये आपको इसके बाद दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। इसके बाद आपका आएगा मनोमय कोश, मानसिक विकार, यानी कि मानसिक शरीर जो आपका होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद विज्ञानमय कोश, बौद्धिक शरीर, जो बुद्धि शरीर बौद्धिक, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता है। फिर आनंदमय कोश शरीर, ये भी आपको नहीं दिखाई पड़ता है। कितने होंगे? 5 होंगे, ये छूट गया कहीं पे। आनंदमय कोश है लास्ट वाला, ठीक है, जो ये लास्ट में आता है आपका सबसे। इसके बाद आप देखिएगा, ये जो है, यह सिद्धांत आध्यात्मिक विकास और चेतना की गहराई को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिएगा, आपको समझ में आएगा। थोड़ा टफ है, ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आता है। और अन्नमय कोश, अब इसके बारे में आप डिटेल में जानिए। अन्नमय कोश ये आपकी बाहरी परत होता है, यानी बाहरी शरीर होता है, जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है। यह सबसे बाहरी और भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर आप समझ रहे हैं, ठीक है, जो भोजन से बनता है। यह पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है, यानी कि आपको अभी हमने बताया से बना है। शारीरिक स्वास्थ्य, पोषण, इंद्रियों से संबंधित है, ठीक है, ये हो जाएगा। प्राणमय कोश, यह जीवन ऊर्जा यह जीवन ऊर्जा या प्राण से बना है, ठीक है, जो शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। श्वास के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जाता है, और यह शारीरिक और मानसिक शरीर को जोड़ता है। मनोमय कोश, यह मन और भावनाओं से बना होता है। मनोमय कोश जो होता है, यानी कि शरीर जो हमारा होता है, मनोमय शरीर, यहाँ से देख सकते हो। मानसिक शरीर मतलब कह सकते हो, मानसिक शरीर यह मन और भावनाओं से बना होता है। इसमें विचार, भावनाएं, इच्छाएं और हमारी इंद्रियों द्वारा प्राप्त जानकारी शामिल होती है। इसे ध्यान और आत्मनिरीक्षण से समझा जा सकता है। विज्ञान में कोश, यानी बौद्धिक शरीर जो होता है आपका, ठीक है, यानी कि ये आपके शरीर ही हैं। ये फर्स्ट शरीर जो आपको दिख रहा होता है, ये दिख नहीं रहा होता है, ये शरीर के अंदर, ठीक है, यानी कि सूक्ष्म तत्व जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और यह बुद्धि और सहज ज्ञान से संबंधित है। यह ज्ञान विवेक, तर्क और निर्णय लेने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। आनंदमय कोश, यह परमानंद और आध्यात्मिक अनुभव का कोश है। यह चेतना की सर्वोच्च अवस्था है, जहाँ व्यक्ति को परम आनंद अनुभव होता है, लेकिन यह भी पारगमन चरण हो सकता है। लास्ट में आप देखिएगा संक्षेप में, पंचकोश सिद्धांत बताता है कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, ठीक है, यानी कि ये बताता है कि हम भौतिक शरीर नहीं हैं, मतलब हड्डी मांस का जो हमारा शरीर बना होता है वही नहीं, बल्कि चेतना की कई परतों से बने होते हैं, यानी कि चेतना के कई परतों से बने होता है, या आत्मा से कह सकते, कई कई मतलब परतों से बना होता है, या आपने अभी देखा शरीरों में विभाजित होता है, ठीक है। और योग व ध्यान जैसी पद्धतियाँ हमें इन कोषों के माध्यम से स्वयं को गहराई से जानने में मदद करती हैं। तो लास्ट पॉइंट आप पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि भौतिक शरीर नहीं है बल्कि चेतना की कई परतों से बना होता है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को इतना समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया नहीं आया है तो आप बार बार कोशिश करिएगा, आपको समझ में आएगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है, जैसे कि हमने बताया पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इसके बाद जो है ये यहाँ पॉइंट है, यानी 5 परतों शरीरों में विभाजित है। तो यहाँ से आप याद करिएगा, एक आपका शरीर अन्नमय कोश हो गया, ठीक है, और एक आपका प्राणमय कोश हो गया। यहाँ ये पूरा पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यानी ये शरीर है 5 आपके शरीर में, एक आपको दिख रहा होता है हड्डी मांस का शरीर, एक और 4 आपके दिख नहीं रहे होते, ठीक है, सूक्ष्म तत्व के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि हमने अभी आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे, ठीक है।
स्थूल पांच तत्व, ठीक है। तो ये आपका भौतिक शरीर हो जाता है जो अन्नमय कोश होता है, इसी के अंतर्गत आता है। जैसे कि यहाँ पे देखा भौतिक तत्व, और ये जो होते हैं ये आपको नहीं दिखता, ये सब यहाँ से देख सकते हैं, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। और मेन पॉइंट्स दूसरा, और सॉरी, और आपका जो है अगली हेडिंग आपकी हो जाएगी जो इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, भारतीय दर्शन में परमाणु की संख्या। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझना होता है, तो आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय दर्शन में परमाणु की संख्या 6 मानी जाती है, जिन्हें क्षण प्रमाण कहते हैं, यह कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है। और ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शब्द होते हैं। तो यहाँ पे आपने इतना पढ़ा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 6 परमाणु, यानी परमाणु मतलब ज्ञान होता है। और ये प्रत्यक्ष, ये जो प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, उपमान हो गया, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, शब्द। कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा, यहाँ पे शब्द होगा, ठीक है। तो आप जो है अपने हिसाब से पढ़िएगा, यहाँ पे आप शब्द कर लीजिएगा, लिखने में शायद गलती हो गई हमसे। तो यहाँ पे जो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द हेडिंग आएगी आपकी। इसके बाद अर्थापत्ति, लास्ट में अनुपलब्धि हेडिंग्स आपकी होती है, ठीक है। लास्ट में ये होगी 6 नंबर पे, ये आपकी होगी 5 नंबर पे, और 4th नंबर पे ये हेडिंग्स होती है। तो यहाँ पे आपको देखना है, प्रत्यक्ष के बारे में जानना है, क्या होता है। इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, जैसे कि देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर। तो प्रत्यक्ष का मतलब आप जानते हैं सभी स्टूडेंट, प्रत्यक्ष रूप से आप देखना, ठीक है, जैसे कि इंद्रियों के माध्यम से देखना, सुनना, ठीक है। ये हो गया। अनुमान क्या होता है, किसी ज्ञात कारण, यानी कोई किसी ज्ञात जो है ज्ञान के माध्यम से आप अज्ञात जो है ज्ञान के बारे में जानने की कोशिश करें, वो आपका अनुमान हो जाता है। जैसे आप अनुमान लगाते हैं, कहते हैं ना, किसी ज्ञात कारण या लक्षण से किसी अज्ञात वस्तु या घटना का अनुमान लगाना। जैसे कि धुएं को देखकर आग का अनुमान लगाना, जैसे कि धुआं कहीं उठ रहा है तो आप समझ रहे हैं कि कहीं पे आग लगी होगी, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और इसको समझने के लिए बहुत सारे जो है टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग शब्दों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। किसी ज्ञात ज्ञान के द्वारा अज्ञात ज्ञान का जो है आप ज्ञान को अर्जित करना है, इस प्रकार से कह सकते हो अनुमान लगा के। उपमान क्या होता है, तो उपमान आप समझ सकते हो, किसी ज्ञात वस्तु या घटना की तुलना करके, यानी कि जैसे कि कोई ज्ञात वस्तु के बारे में आप जान रहे होते हैं और उसी के माध्यम से अज्ञात वस्तु जिसे आप नहीं जान रहे होते, तो उसके बारे में जो है आप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। किसी जानवर को देखकर यह गाय जैसा दिखता है कहना, इस प्रकार से आप कह सकते हो। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्थापत्ति। तो अर्थापत्ति क्या होता है, किसी परिस्थिति या कथन से किसी अन्य सत्य का अनुमान लगाना, यानी कि किसी भी कथन से या किसी अन्य सत्य का अनुमान लगाना होता है। जैसे कि दिन में ना खाने वाला व्यक्ति जो है वो रात में खाता होगा। जैसे कि दिन में ना खाने वाला व्यक्ति जो है, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वो रात में खाता होगा। जैसे कोई मोटा व्यक्ति है, ठीक है, जैसे कोई मोटा व्यक्ति है तो वो कहता है मैं नहीं खाता हूँ, तो आप कहेंगे वो नहीं खाता है, खाता जरूर होगा, ऐसा तो नहीं खाता, वो रात में खाता होगा, दिन में नहीं खाता है। अनुपलब्धि आप देख सकते हैं, अनुपलब्धि से आप ऐसे ही समझ रहे होंगे कि अनुपस्थिति, ठीक है। जैसे उपलब्धि हो गई, किसी को पद कोई हासिल हो, जैसे जॉब आप आ गए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, तो कहेंगे कि उपलब्धि हासिल कर ली, ठीक है, एक पद हासिल कर लिया, तो ये अनुपलब्धि हो गई, जैसे कि आपने नहीं जो पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से अनुपलब्धि मतलब अनुपस्थिति हो गया, किसी वस्तु या घटना की अनुपस्थिति से उसके बारे में जानना। जैसे कि किसी कमरे में कोई व्यक्ति न होने से यह जानना कि वह कमरे में नहीं है। तो इस प्रकार से जैसे कि आपने देखा कि कमरे में कोई नहीं, तो आप समझ गए कि हाँ कोई कमरे में नहीं है, यानी अनुपस्थिति है, या आप कह सकते हो नहीं, यही इसका अर्थ होगा, ठीक है। और इसके आपका एक और अर्थापत्ति का नहीं समझ में आए तो आप समझ सकते हैं, जैसे इसमें नहीं समझ में आया होगा तो जैसे कि कहते हैं कि जैसे मंदिर है, सॉरी इसको, जैसे मंदिर में है पुजारी होता है, ठीक है, तो यदि वो वहाँ पे नहीं है तो आप समझ जाएंगे कि जो है वहाँ पे पुजारी नहीं, अनुपस्थित है, आपने देखा। और इस प्रकार से और शब्द देख सकते हैं, विश्वसनीय स्रोतों, जैसे गुरु, संत, शास्त्र से प्राप्त ज्ञान। तो ये आपका हो जाएगा शब्द स्रोतों, विश्वसनीय स्रोतों, जैसे गुरु, संत, शास्त्र से प्राप्त ज्ञान, जैसे कि वेदों या पुराणों में दी गई जानकारी। तो ये समझ सकते हो आप शब्दों के माध्यम से कि ये सत्य होता है, ठीक है। या कह सकते हो जैसे कि कोई डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर ने कह दिया ये बीमारी है तो आप मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका एक शेष रह गया, तो इसको भी आप देख लीजिए। भारतीय दर्शन में ज्ञान के 2 प्रकार। तो भारतीय दर्शन में ज्ञान के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। जैसे कि प्रमा को सही 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्रमा ज्ञान, एक होता है अप्रमा ज्ञान। तो यहाँ पे आप देखिएगा, प्रमा को सही या यथार्थ ज्ञान भी ज्ञान माना जाता है। ये जो प्रमा ज्ञान होता है इसको जो है सही या यथार्थ ज्ञान भी हम बोलते हैं, और जबकि अप्रमा को गलत या अयथार्थ ज्ञान कहा जाता है। तो ये अप्रमा जो ज्ञान होता है इसको जो है गलत या जो है अयथार्थ ज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको समझना है आप सभी स्टूडेंट को।
ये आपका परमा ज्ञान हो जाएगा, ये आपका अप्रमा ज्ञान हो जाएगा। तो परमा ज्ञान को जो है क्या बोलते हैं, यथार्थ ज्ञान भी बोल सकते हैं, सही ज्ञान भी बोल सकते हैं। परमा मतलब सही ज्ञान या कह सकते हैं यथार्थ ज्ञान। तो यहाँ से आप देखिएगा परमा ज्ञान की वह स्थिति जो वस्तु को उसके वास्तविक रूप में दर्शाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया सही ज्ञान है यथार्थ ज्ञान। परमा ज्ञान यानी परमा ज्ञान की वह स्थिति जो वस्तु को उसके वास्तविक रूप में दर्शाती है। अगला पॉइंट है यह ज्ञान किसी वस्तु के बारे में सही जानकारी प्रदान करता है। यानी परमा ज्ञान जो होता है ये सही जानकारी प्रदान करता है किसी वस्तु के बारे में, और किसी भी प्रकार के भ्रम या संदेह से मुक्त होता है। कोई भ्रम नहीं होता है, सच ही बताता है। उदाहरण के लिए रस्सी को रस्सी के रूप में देखना, या जो है घड़े को घड़े के रूप में देखना, ये घड़े लिखा हुआ है, ठीक है। तो रस्सी को रस्सी के रूप में देख सकते हैं आप, घड़े को जो है घड़े के रूप में देखना परमा ज्ञान कहलाता है। यानी वास्तविक रूप में देखना परमा ज्ञान होता है, सही ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है। यहाँ से अपरमा ज्ञान यानी गलत ज्ञान होता है या अयथार्थ ज्ञान होता है, ठीक है। अपरमा ज्ञान ज्ञान की वह स्थिति है जो वस्तु को उसके वास्तविक रूप में नहीं दर्शाता, यानी कि आपको वास्तविक रूप में चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। अपरमा ज्ञान यानी गलत ज्ञान, जैसे कि बताया गया, और बल्कि उसमें कुछ गलत फहमी या भ्रम शामिल होता है, यानी कि गलत होगा, उसमें गलत होगा या भ्रम होगा कि ये सही है कि नहीं सही है। इस प्रकार से यह ज्ञान वस्तु के बारे में भ्रामक या गलत जानकारी प्रदान करता है। तो ये जो है गलत जानकारी प्रदान करता है अप्रमा ज्ञान। उदाहरण के लिए रस्सी को सांप समझ लेना, शंख को पीला देखना, ठीक है। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि रस्सी को जो है आप सांप समझ लेते हैं, अप्रमा ज्ञान हो जाएगा, उदाहरण है अप्रमा ज्ञान का। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को इतना समझ में आया होगा, और आप सभी स्टूडेंट जो है अपना जो है फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई नहीं करा हुआ है, ठीक है। जिन बच्चों ने अपना अपना फॉर्म जो है अप्लाई नहीं करा है यूजीसी नेट का अपना, ठीक है, तो अपना फॉर्म अप्लाई करें और जो है अच्छे से पढ़ाई करें, रिवीजन करें, और थोड़ा समय निकाल के अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। आज 12 अक्टूबर हो ही गया है, और आपका पेपर समथिंग जो है लास्ट दिसंबर में तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए पेपर हो या ना हो या कब हो इसकी चिंता नहीं करनी है, आपको बस पढ़ाई करनी है। जैसे कि नवंबर, ठीक है, नवंबर में आपको जो है कवर करना है पूरा थ्योरी क्लासेस। तो हम नवंबर, लास्ट नवंबर में आपका जो है यूनिट समाप्त कर देंगे, ठीक है। इसी नवंबर में 4 यूनिट आपका जो है कवर कर देंगे, और जो है सॉरी अक्टूबर में, ठीक है, ये अक्टूबर में 4 यानी कि फर्स्ट यूनिट आज की क्लास में समाप्त हो गई है, ठीक है। और 4th यूनिट जो है हम इसी नवंबर में समाप्त कर देंगे, और 5 यूनिट जो है हम आपके नवंबर में समाप्त कर देंगे। इसके बाद जो है PYQ की क्लासेस लेकर के आएंगे, हो सकता है कभी इसी मंथ में स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट जो है अपना अपना पढ़ते रहें और समझ में आता हो अच्छे से। तो आप सभी स्टूडेंट जो है थोड़ा लाइक भी कर दिया करिए, और जो है शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। और थैंक यू।